आज इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट लिबर्टेरियन थिंकर्स को समझेंगे, रॉबर्ट नॉजिक और आयन रैंड। शुरुआत करते हैं रॉबर्ट नॉजिक के साथ। रॉबर्ट नॉजिक अपने लिबर्टेरियन पॉलिटिकल आइडियाज को अपने बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में प्रेजेंट करते हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया ये रॉबर्ट नॉजिक की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल वर्क है। इस वर्क को नॉजिक ने 1974 में पब्लिश किया था। जॉन रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस के पब्लिश हो जाने के बाद और जॉन रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस के एक क्रिटिसिज्म के रूप में रॉबर्ट नॉजिक अपनी बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया को प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड है, इन्हें भी आप याद रखें। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में रॉबर्ट नॉजिक क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म की फिलॉसफी जॉन लॉक और एडम स्मिथ के आइडिया से जुड़ी है। जॉन लॉक क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं और एडम स्मिथ क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म का सेंट्रल थीम है, कोर थीम है, डॉक्ट्रिन ऑफ इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग के पास कुछ नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स होती हैं और ये राइट्स, इन नेचुरल इनएलिएनेबल राइट्स को इंडिविजुअल से कोई अलग नहीं कर सकता। ये राइट्स, ये अधिकार नेचुरल होती है, मतलब ये राइट्स इंडिविजुअल को सोसाइटी के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती। ये राइट्स इंडिविजुअल के पास सोसाइटी के बनने से पहले, गवर्नमेंट के बनने से पहले से मौजूद होती हैं। ये राइट्स इंडिविजुअल को कोई सोसाइटी या गवर्नमेंट नहीं देती और इसलिए इन राइट्स को गवर्नमेंट और सोसाइटी भी इंडिविजुअल से नहीं ले सकती। इसलिए कोई गवर्नमेंट, कोई सोसाइटी इन राइट्स को इंडिविजुअल से नहीं ले सकती, इन राइट्स को इंडिविजुअल से अलग नहीं कर सकती। ये राइट्स इसलिए इनएलिएनेबल होती है। इनएलिएनेबल का मतलब ही है कि जिस चीज को आप अपने आप से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे साथ अटैच्ड होती है, ह्यूमन नेचर के साथ अटैच्ड होती है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग होने के वजह से ये सारे राइट्स आपके पास होंगे। ये राइट्स बाय बर्थ आपके साथ होती है। कोई हमसे इन राइट्स को छीन नहीं सकता, कोई इन राइट्स को हमसे सेपरेट नहीं कर सकता। सोसाइटी या गवर्नमेंट हमारे राइट्स में, हमारे अधिकारों में तभी इंटरफेयर कर सकती है, हमसे ले नहीं सकती, लेकिन हमारे राइट्स और हमारे अधिकारों में इंटरफेयर कर सकती है तभी जब हम सोसाइटी को और गवर्नमेंट को ऐसा करने की परमिशन दें। हमारे कंसेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट और सोसाइटी हमारे राइट्स में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन हमारे राइट्स को हमसे अलग नहीं कर सकती। ये सभी आइडियाज क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़े हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत 18th सेंचुरी में जॉन लॉक और एडम स्मिथ के आइडिया से होती है और 20th सेंचुरी के एंड में क्लासिकल लिबरलिज्म के इन्हीं आइडियाज को रॉबर्ट नॉजिक और आयन रैंड जैसे पॉलिटिकल थिंकर, लिबर्टेरियन थिंकर्स के द्वारा रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। ये थिंकर फिर से इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स को लिबरलिज्म का सेंट्रल थीम बनाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक, आयन रैंड जैसे थिंकर्स फिर से इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी, इन्हें लिबरलिज्म का थीम, कोर थीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 20th सेंचुरी के एंड में क्लासिकल लिबरलिज्म के इसी रिवाइवल को लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं और रॉबर्ट नॉजिक, आयन रैंड लिबर्टेरियनिज्म के दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इन दोनों थिंकर्स के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट नॉजिक अपने बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इस बुक को मेनली रॉबर्ट नॉजिक जॉन रॉल्स के लिबरल इगैलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखते हैं। जॉन रॉल्स के लिबरल इगैलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करने के लिए रॉबर्ट नॉजिक इस बुक को लिखते हैं। जॉन रॉल्स भी एक लिबरल थे, लेकिन रॉल्स इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी के प्रिंसिपल को लेकर भी कंसर्न थे। रॉल्स चाहते थे कि लिबर्टी और इक्वालिटी को किसी तरह कंबाइन किया जाए, दोनों को कंपैटिबल बनाया जाए। इसलिए रॉल्स के लिबरलिज्म के वर्जन को
लिबरल इगैलिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियन लिबरलिज्म कहते हैं। ओके, रॉल्स अपने 1971 के बुक अ थियरी ऑफ जस्टिस में एक डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस को प्रेजेंट करते हैं और वो एक वेलफेयर स्टेट के मॉडल को भी सपोर्ट करते हैं अपने बुक अ थियरी ऑफ जस्टिस में। नॉजिक अपने बुक जो कि 1974 में पब्लिश हुई, नॉजिक इस बुक में रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस और उनके वेलफेयर स्टेट के मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। नॉजिक का मेन टारगेट यही है, रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस का एक अल्टरनेटिव देना और वेलफेयर स्टेट का एक अल्टरनेटिव देना। तो इस बुक में रॉबर्ट नॉजिक मिनिमल स्टेट की एक थियरी देते हैं जो कि वेलफेयर स्टेट के जस्ट ऑपोजिट है। मिनिमल स्टेट की वो एक थ्योरी देंगे और नॉजिक इसके अलावा एक एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस प्रेजेंट करते हैं जो कि रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस के ऑपोजिट है। नॉजिक के द्वारा जस्टिस का ये जो थियरी दिया गया है इसे एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस कहते हैं। ओके, तो अभी हम इन दोनों थियरीज को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉजिक के अकॉर्डिंग थियरी ऑफ मिनिमल स्टेट क्या है और एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस क्या है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले नॉजिक के मिनिमल स्टेट के थियरी को समझते हैं। देखिए, नॉजिक के अकॉर्डिंग सिर्फ वही स्टेट जस्ट होती है, जस्टिफाइबल होती है, सिर्फ वही स्टेट लेजिटिमेट होती है जो कि मिनिमल हो। ओके, नॉजिक कहते हैं कि एक मिनिमल स्टेट ही जस्ट स्टेट है, एक मिनिमल स्टेट ही जस्टिफाइबल होता है, लेजिटिमेट होता है। मिनिमल स्टेट के अलावा कोई और स्टेट जस्ट नहीं होता, अनजस्ट होगा। मिनिमल स्टेट के अलावा कोई और स्टेट अगर है, यहाँ पर उनका टारगेट मेनली वेलफेयर स्टेट की तरफ है, तो मिनिमल स्टेट के अलावा अगर कोई और स्टेट है जैसे कि वेलफेयर स्टेट, तो वो अनजस्ट होगा, इलेजिटिमेट होगा। और मिनिमल स्टेट का क्या मतलब है? मिनिमल स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जो सिर्फ प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता हो। एक मिनिमल स्टेट वो है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता हो। ओके, बस अगर कोई स्टेट इस प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करती हो तो वो मिनिमल स्टेट नहीं कहलाएंगी। एक स्टेट को हमेशा इन्हीं मिनिमम प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। एक स्टेट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। स्टेट के पास कभी ये अधिकार नहीं होता कि स्टेट सिटीजन के इनकम को टैक्स करे और उनके पैसों को वेलफेयर प्रोग्राम में खर्च करे। ये नॉजिक कहते हैं ऐसा करने का अधिकार, ये प्रोडक्टिव फंक्शन से ज्यादा हो गया, प्रोडक्टिव फंक्शन से ये ज्यादा हो गया, अबव हो गया, ये अधिकार स्टेट के पास नहीं होता। नॉजिक वेलफेयर स्टेट के टोटली अगेंस्ट है। नॉजिक के अकॉर्डिंग एक वेलफेयर स्टेट प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा पुअर पीपल को वेलफेयर प्रोवाइड करने का काम करता है और इसके लिए वेलफेयर स्टेट टैक्सेशन का सहारा लेता है। ओके, और क्योंकि वेलफेयर स्टेट टैक्सेशन का सहारा लेता है पुअर पीपल को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए ये वेलफेयर स्टेट अनजस्ट होता है, इलेजिटिमेट होता है। अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, अपने इस मिनिमल स्टेट के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि एक मिनिमल स्टेट ही जस्ट स्टेट है, नॉजिक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टेट एक्सिस्टेंस में कैसे आता है। वो अपना थियरी ऑफ स्टेट देंगे कि किस तरह स्टेट एक्सिस्टेंस में आता है, आखिर हमें स्टेट की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि नॉजिक का आर्ग्यूमेंट है कि एक मिनिमल स्टेट ही जस्ट स्टेट है। तो नॉजिक को अभी हमें बताना है कि आखिर ये मिनिमल स्टेट एक्सिस्टेंस में आता कैसे है। देखिए, रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पर जॉन रॉल्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पर जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का यूज होता है स्टेट के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। ये एक सिंपल सा टेक्निक है जिसे यूज करके आप स्टेट के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों स्टेट हमें चाहिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोशल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक को यूज करके आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहां पर होता क्या है, ये शो करने के लिए कि हमें स्टेट की जरूरत क्यों है। ओके, सबसे पहले हमें एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ता है जहां कोई स्टेट नहीं है। इस सिचुएशन को हम
स्टेट ऑफ नेचर कहेंगे, जहां पर कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है। इस सिचुएशन को हम स्टेट ऑफ नेचर कहेंगे। अब स्टेट के एब्सेंस में, स्टेट के नहीं होने के कारण और स्टेट के एब्सेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आएंगी, कुछ इनकन्वीनियंस हमें फेस करना पड़ेगा, कुछ इनकन्वीनियंस का हमें सामना करना पड़ेगा। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं इनकन्वीनियंस को सॉल्व करने के लिए फाइनली हमें स्टेट को बनाना पड़ेगा। तो स्टेट का लेजिटिमेसी इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टेट क्या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है जो हम फेस करते हैं स्टेट के एब्सेंस में। यही बात है। ओके, तो स्टेट के एब्सेंस में हम जिन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेट को बनाना पड़ता है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का टेक्निक है। इसी टेक्निक को फॉलो करके हॉब्स, लॉक, ये सभी अपने गवर्नमेंट और स्टेट के थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। वो जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट और लॉक के आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट है, आइए देखते हैं। तो नॉजिक भी यही कहते हैं कि पहले हम अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करें, आप अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करें जहां कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट नहीं हो। स्टेट ऑफ नेचर के सिचुएशन में इमेजिन करें। इस स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ेगा वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। लोग स्टेट ऑफ नेचर में सिक्योर नहीं होंगे, यहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो लोग स्टेट ऑफ नेचर में सिक्योर नहीं होंगे, लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये प्रॉब्लम है। लेकिन लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तुरंत स्टेट नहीं बनाएंगे। नॉजिक कहते हैं कि लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लोग तुरंत स्टेट नहीं बना लेंगे। सबसे पहले लोग एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाएंगे। देखिए, रॉबर्ट नॉजिक बताना चाहते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, किन स्टेजेस को फॉलो करके होता है। तो सबसे पहले लोग क्या बनाएंगे, एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाएंगे। ओके, सबसे पहले लोग एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाएंगे। लोग डिसाइड करेंगे कि वे खुद मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब अगर आपको कोई खतरा है, आपको हेल्प की जरूरत है, तो मैं आपके हेल्प के लिए आऊंगा। अगर आपको कोई खतरा है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं आपके हेल्प के लिए आऊंगा। और अगर मुझे कभी कोई खतरा होगा, मुझे कभी प्रोटेक्शन चाहिए होगा, तो आप मेरे हेल्प के लिए आएंगे। तो इस तरह हम म्यूचुअली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके, तो ये पहला अरेंजमेंट लोग बनाते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी। इस तरह के अरेंजमेंट में लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, और एक दूसरे के सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो हम इस तरह से अपने प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लोग म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाकर प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों को लगने लगेगा कि उन्हें एक दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अधिक टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। ओके, लोग अपने खुद के काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कभी किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, हमें वहां जाना पड़ता है, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो लोग को बहुत टाइम वेस्ट जा रहा है। ओके, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में ये जो एजेंसी है, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये ठीक से काम नहीं कर रही है। लोग इस बात को रियलाइज करेंगे, तो लोग सोचेंगे कि क्यों ना प्रोटेक्शन के इस काम के लिए हम प्रोफेशनल लोगों को हायर करें। ओके, कुछ लोगों को हम हायर करते हैं, ओके, जॉब में रखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के जॉब में रखते हैं। इन्हें हम पैसे देंगे, इन्हें हम सैलरी देंगे, और ये लोग पैसों के बदले हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, दैट मीन्स म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी के सिस्टम को स्टॉप करके सोसाइटी में कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी के सिस्टम को लाया जाता है। ओके, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी के सिस्टम को स्टॉप कर दिया जाता है और सोसाइटी में कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का सिस्टम आता है। अब देखिए, सोसाइटी में ढेर सारी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज आ जाएंगी। आप इन प्रोटेक्शन एजेंसीज के मेंबरशिप को परचेज कर लें। ओके, और ये प्रोटेक्शन एजेंसीज आपको पैसे के बदले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। किसी ने शुरुआत की कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी की, और समाज में, सोसाइटी में ढेर सारी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज आ जाएंगी।
ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आज कई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में होता है, शॉपिंग मॉल्स, डिफरेंट दुकानों में, स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं जो कि पैसे लेकर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, लोग अब खुद अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी का सिस्टम खत्म हो गया, लोग अब कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज के सर्विस को लेंगे। कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज आएंगी जो कि पैसे के बदले लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाएंगे। ओके, शुरुआत में लोग खुद एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह रियलाइजेशन होगा कि प्रोटेक्शन के इस काम को प्रोफेशनल लोगों को दे देना ज्यादा बेटर है। तो स्टेट ऑफ नेचर में फिर कई कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज खुल जाएंगी जहां पैसे लेकर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? लेकिन इस तरह की कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज एक नहीं होंगी, बल्कि बहुत सारी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी सोसाइटी में आ जाएंगी। कई सारी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज खुल जाएंगी जो कि लोगों को पैसों के बदले प्रोटेक्शन ऑफर करने का सर्विस देंगी। नॉजिक कहते हैं कि ये डिफरेंट कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज आपस में कंपीट करेंगी। धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा इन डिफरेंट कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच, धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा। छोटी छोटी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसियां बाहर होती जाएंगी और लास्ट में एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज बचेगा, एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बचेगा लास्ट में। कोई एक कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि बहुत अधिक पावरफुल बन जाएगा और हर कोई इसी प्रोटेक्शन एजेंसी का मेंबरशिप चाहेगा। तो ये प्रोटेक्शन एजेंसी डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज कहलाएगा और बाकी सारे कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसियां कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी और फाइनली ये लास्ट प्रोटेक्शन एजेंसी बचेगा जो कि सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन एजेंसी होगा। इसे नॉजिक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं। सोसाइटी के सभी लोग इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का मेंबरशिप ले लेंगे। ओके, लोगों के लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की मोनोपोली जो है वो अब इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पास चली जाएगी। अब सोसाइटी में कोई और प्रोटेक्शन एजेंसी नहीं बचेगी, सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन एजेंसी बचेगा, डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी से हमने शुरुआत की, इस सिस्टम को स्टॉप किया, फिर हमने कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी के सिस्टम को लाया। कई कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज थी, इन कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में कोई एक कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज डोमिनेंट बनकर उभरता है, बाकी सारी प्रोटेक्शन एजेंसियां बंद हो जाती है, एक ही प्रोटेक्शन एजेंसी बचता है वो जो कि डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होगा और हर कोई इसी प्रोटेक्शन एजेंसी का मेंबरशिप लेगा। ओके, देखिए, लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा वायलेंस भी यूज किया जाएगा। वायलेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोटेक्शन एजेंसी का। बिना वायलेंस यूज किए तो कोई प्रोटेक्शन एजेंसी आपके लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं तो ये प्रोटेक्शन एजेंसी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अगेंस्ट फोर्स को यूज कर सकती है, दैट मींस मेरे अगेंस्ट वायलेंस को यूज कर सकती है। तो नॉजिक कहते हैं कि एक गिवन टेरिटरी में फोर्स को यूज करने का अधिकार, वायलेंस को यूज करने का अधिकार सिर्फ एक प्रोटेक्शन एजेंसी के पास होगा और वो प्रोटेक्शन एजेंसी यही है, डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। दिस प्रोटेक्शन एजेंसी will acquire monopoly over a legitimate use of violence. This protection agency will acquire monopoly over legitimate use of violence in the given territory. मतलब सोसाइटी में लोगों के अगेंस्ट फोर्स, लोगों के अगेंस्ट वायलेंस सिर्फ इस प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा यूज किया जाएगा। और जब ये प्रोटेक्शन एजेंसी वायलेंस यूज करेगा तब इस प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा वायलेंस का ये यूज, फोर्स का ये यूज लेजिटिमेट होगा क्योंकि हमने इसे परमिशन दिया है। ओके, ये लेजिटिमेट होगा, ये लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस होगा। लेकिन इस प्रोटेक्शन एजेंसी के अलावा अगर कोई और वायलेंस यूज करता है तो वो वायलेंस का यूज इलेजिटिमेट होगा। सिर्फ यही प्रोटेक्शन एजेंसी वायलेंस को, फोर्स को लेजिटिमेटली यूज कर सकती है। ओके, स्टेट का डेफिनेशन भी यही होता है। अगर आप स्टेट के डेफिनेशन को पूछे तो स्टेट का डेफिनेशन भी यही होता है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है?
state is an organization that has monopoly over legitimate use of violence in a given territory. मैक्स वेबर के द्वारा स्टेट का ये डेफिनेशन दिया गया था। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को भी मोनोपोली एक्वायर हो गया है, ये भी मोनोपोली एक्वायर कर चुकी है लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस ओवर अ गिवन टेरिटरी। और जब ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इस मोनोपोली को एक्वायर कर लेगी, इस मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस को एक्वायर करने के बाद इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को ही हम स्टेट कहेंगे। ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी स्टेट बन जाएगी। ओके, तो इस तरह सोसाइटी में स्टेट का इमर्जेंस होता है, इस तरह सोसाइटी में स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। क्लियर? लेकिन ये स्टेट एक मिनिमल स्टेट होगा। इस स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा, इससे अधिक कुछ नहीं। अगर ये स्टेट प्रोटेक्शन के अलावा किसी और काम को परफॉर्म करता है, जैसे लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करने का काम या लोगों को टैक्स करने का काम, तो ये स्टेट एक मिनिमल स्टेट नहीं रह जाएगा और उसी वक्त से ये स्टेट एक अनजस्ट, एक इललेजिटिमेट स्टेट बन जाएगा। ओके, क्योंकि इस स्टेट को बनाने के पीछे हमारा काम एक ही था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और ये स्टेट क्या है? डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का ही रूप है। जब ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस के ऊपर मोनोपोली हासिल कर लेती है तो ये स्टेट बन जाती है। ओके, तो ये है रॉबर्ट नॉजिक का थियरी ऑफ स्टेट। नॉजिक के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है? बस एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसे गिवन टेरिटरी वायलेंस यूज करने का, फोर्स यूज करने का मोनोपोली एकाधिकार मिला हो और इस प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा वायलेंस के यूज को लेजिटिमेट माना जाता हो। ओके, इस स्टेट का काम बस लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये स्टेट एक मिनिमल स्टेट होगा। क्लियर? तो ये है रॉबर्ट नॉजिक का थियरी ऑफ स्टेट। इस तरह रॉबर्ट नॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि एक मिनिमल स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। अब हम आते हैं रॉबर्ट नॉजिक के एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस की ओर। रॉबर्ट नॉजिक्स एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस। नॉजिक इस एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस को जॉन रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस के क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप करते हैं। जॉन रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस के क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप करते हैं। देखिए, एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ओके, मान लीजिए कि आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक्स, वाई और जेड। आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना चाहते हैं। ओके, इन्हें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना आपके लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना कब आपके लिए जस्ट होगा? मतलब अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर कर लेते हैं तो कब आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर किया वो तरीका आपका जस्ट था? कब आप ये कह सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स का आपके पास होना जस्ट है, सही है, आप इन ऑब्जेक्ट के सही ओनर्स हैं, सही ओनर है। 3 ऑब्जेक्ट्स है आपके सामने, एक्स, वाई और जेड। आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करना आपके लिए कब सही होगा, कब जस्ट होगा? अगर आप कहते हैं कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, कि आप कहते हैं कि आपने इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर किया क्योंकि आपको इन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत थी, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपने इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर किया। अगर आप ये कहते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट गलत होगा। इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करने का आपका तरीका अनजस्ट होगा। नॉजिक कहते हैं कि सिर्फ नीड के बेसिस पे आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्वायर कर लें। You acquire something not just because you need it. नहीं, नॉजिक कहते हैं कि सिर्फ नीड के बेसिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्वायर नहीं कर सकते। आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्वायर कर लें। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ तभी किसी ऑब्जेक्ट को जस्टली एक्वायर कर पाएंगे जब आप उस ऑब्जेक्ट के प्रति इंटाइटल्ड होंगे। ओके, जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिजर्व करेंगे। देखिए, यहीं पर क्वेश्चन यहां पर शिफ्ट हो जा रहा है, वेदर यू नीड एन ऑब्जेक्ट और वेदर यू आर इंटाइटल्ड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। जॉन रॉल्स फोकस करते हैं नीड के ऊपर। अगर एक पुअर है और उस पुअर को बेनिफिट्स की जरूरत है, रिसोर्स की जरूरत है, ही नीड्स इट, तो गवर्नमेंट का काम है उसे रिसोर्स प्रोवाइड करना। लेकिन नॉजिक कहते हैं नहीं, इंटाइटलमेंट इंपॉर्टेंट है।
क्या आप डिजर्व करते हैं? नहीं। अगर आप डिजर्व करते हैं तब आपको वो चीज मिलेगा, नहीं डिजर्व करते, अगर आप इंटाइटल्ड नहीं है उस चीज के प्रति तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम जिस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो क्या आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्स वाई जेड को डिजर्व करते हैं? क्या आप इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंटाइटल्ड है? अगर हाँ तो फिर ठीक है, तब आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंटाइटल्ड है तभी आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, तभी आप इन ऑब्जेक्ट्स का एक्विजिशन कर सकते हैं, तभी आपका जो एक्विजिशन होगा इन ऑब्जेक्ट का, जो यूज होगा वो जस्ट कहलाएगा। सिर्फ नीड के बेसिस पे आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज यू नीड देम एक्स वाई जेड, नहीं। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंटाइटल्ड हैं तभी आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, तभी आपका इन ऑब्जेक्ट्स का एक्विजिशन जस्ट कहलाएगा। ओके, लेकिन मान लीजिए कि आप इन ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जेड के प्रति इंटाइटल्ड हैं। ओके, आपके पास ये अधिकार है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सके, लेकिन यहां नॉजिक ये भी पूछते हैं कि क्या आपने इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने का ये अधिकार फेयर तरीके से हासिल किया है, फेयर तरीके से, फेयर मैनर से इस अधिकार को हासिल किया है? हो सकता है कि आपने इन ऑब्जेक्ट्स को एक्स वाई जेड को कहीं से चुराया हो, स्टील किया हो। आप भले ही इन ऑब्जेक्ट्स के ओनर हो, और क्योंकि आप इन ऑब्जेक्ट्स के ओनर हो आप कह सकते हैं कि आप इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंटाइटल्ड हैं, लेकिन यहां पर आपका एंटाइटलमेंट जस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने इन ऑब्जेक्ट्स के ओनरशिप को सही तरीके से, जस्ट तरीके से एक्वायर नहीं किया है, आपने इन ऑब्जेक्ट्स को स्टील किया है, चोरी की है, तो यहां पर आपका एंटाइटलमेंट जस्ट नहीं होगा। इसलिए आप इन ऑब्जेक्ट्स के प्रति इंटाइटल्ड तभी होंगे जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर करने के राइट्स को सही तरीके से हासिल करेंगे। ओके, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति इंटाइटल्ड तब होते हैं जब आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के अधिकार को जस्टली, फेयर तरीके से हासिल करते हैं। और इस तरह अगर आप किसी चीज के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं, फेयर तरीके से उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के अधिकार को हासिल करने के बाद आप अगर किसी चीज के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं तो फिर वो चीज आपकी होगी, आपसे वो चीज कभी कोई नहीं ले सकता, और इसे ही एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस कहते हैं। ओके, ये जस्टिस की थियरी, रॉबर्ट नॉजिक की ये जस्टिस की थियरी और क्लियर हो जाएगी जब हम इस थियरी को राइट टू प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक मेनली इस थियरी को राइट टू प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई करने के लिए ही बनाते हैं। रॉबर्ट नॉजिक इस एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस को प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में ही मेनली अप्लाई करते हैं। नॉजिक एक लिबरल थिंकर है, ओके, और इसलिए नॉजिक के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी में भी सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टी है लिबर्टी टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये राइट इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है, ये नॉजिक कहते हैं। अपने एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस को यूज करते हुए नॉजिक हमें बताना चाहते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल जस्टली, फेयरली प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, कैसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक यही बताना चाहते हैं कि अगर हम वो तरीका फाइंड आउट कर ले, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का जस्ट तरीका फाइंड आउट कर ले, और अगर उस तरीके को फॉलो करके हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करें तो फिर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमने उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टली एक्वायर किया है। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं। सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को यूज करके आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, किसी भी एक तरीके को यूज करके आप प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रति आप इंटाइटल्ड होंगे। ओके, आप इंटाइटल्ड होंगे, और जब आप उसके प्रति इंटाइटल्ड हैं तो कोई भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकता, आपसे सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये दो तरीके क्या है देखते हैं। पहला है जस्ट और लेजिटिमेट एक्विजिशन, ये पहला तरीका है प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का रॉबर्ट नॉजिक के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके के अकॉर्डिंग, जस्ट और लेजिटिमेट एक्विजिशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई चीज पहले से किसी के द्वारा ओन्ड नहीं है, अगर कोई चीज पहले से किसी के द्वारा ओन्ड नहीं है,
नेचुरली वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। और अगर आप इस चीज को पीसफुली एक्वायर करते हैं, मतलब वायलेंस को बिना यूज किए एक्वायर करते हैं, तो ये चीज आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, कोई चीज हर किसी के लिए ओपनली अवेलेबल है, ओके, किसी का ओनरशिप वहां पे नहीं है, लेकिन आप उस चीज को पीसफुली एक्वायर कर लेते हैं तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो मान लीजिए आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, ओके, फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये कॉमनली अवेलेबल है हर किसी के लिए। इस फॉरेस्ट में आप एक पीस ऑफ लैंड को एक्वायर कर लेते हैं, तो ये पीस ऑफ लैंड आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि आपने इससे आपने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ओके, कि ये लैंड पहले से किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी और आपने इसे पीसफुली एक्वायर किया है, तो ये एक जस्ट एक्विजिशन था। जस्ट या लेजिटिमेट एक्विजिशन के कारण यहाँ पर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। जस्ट और लेजिटिमेट एक्विजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी आपका होगा। आप इस लैंड के प्रति इंटाइटल्ड होंगे, कोई आपसे ये लैंड नहीं ले सकता, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कोई आपसे ये लैंड नहीं ले सकता। ये पहला तरीका है प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। दूसरा कंडीशन है जस्ट और लेजिटिमेट ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कॉमन नॉर्मल डेज में हम इस सेकंड तरीके को ही यूज करते हैं। फर्स्ट तरीका तो अब यूज नहीं हो सकता, सेकंड तरीके को ही हम यूज करते हैं, जस्ट और लेजिटिमेट ट्रांसफर। देखिए, अगर प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर की जाती है और ये ट्रांसफर किसी एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके होता है, तो जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, वो दूसरा इंडिविजुअल इस प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के राइट को एक्वायर कर लेगा। मान लीजिए कि मैं अपने घर को सेल करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, आप एक बायर हो, मैंने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके घर के ओनरशिप को आपके नाम में ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो ट्रांसफर होगा, ओके, ये जस्ट होगा, लेजिटिमेट ट्रांसफर होगा, और इस ट्रांसफर के बाद आप मेरे घर के राइटफुल ओनर बन जाएंगे। मेरा घर अब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब आप मेरे घर के प्रति एंटाइटल्ड होंगे, मेरा कोई क्लेम नहीं बनता अपने घर के प्रति। मेरा घर अब क्या हो गया, ये आपका हो गया, ओके। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का यही दो प्रिंसिपल है जिसे फॉलो करके हम प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। इस तरीके के अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं हो सकता प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। और कोई किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन्हीं तरीकों के माध्यम से ले सकता है, क्लेम कर सकता है, या तो जस्ट एक्विजिशन और या तो जस्ट ट्रांसफर। जस्ट एक्विजिशन और जस्ट ट्रांसफर के अलावा कोई और तरीका नहीं है किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करने का, ओके। हम कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या तो जस्ट एक्विजिशन या तो जस्ट ट्रांसफर के थ्रू ही एक्वायर कर सकते हैं। इस आर्गुमेंट को यूज करते हुए रॉबर्ट नॉजिक वेलफेयर स्टेट और गवर्नमेंट के टैक्सेशन के सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए किस तरह रॉबर्ट नॉजिक वेलफेयर स्टेट और गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को, टैक्स के प्रणाली को क्रिटिसाइज करते हैं, इसे समझिए। एक वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों के वेल्थ को टैक्स करती है और गवर्नमेंट उनके इनकम को टैक्स करती है, और टैक्स से आए पैसों को गवर्नमेंट सोसाइटी में मौजूद इनइक्वालिटी को कम करने के लिए खर्च करती है, पुअर पीपल की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए खर्च करती है। ये एक वेलफेयर स्टेट में होता है। नॉजिक कहते हैं कि वेलफेयर प्रोग्राम्स के नाम पर लोगों को टैक्स करना, लोगों के इनकम और वेल्थ को टैक्स करना, ये एक अनजस्ट प्रैक्टिस है, ये गलत है। देखिए नॉजिक ये नहीं कहते कि हमें पुअर पीपल की मदद नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहते, हमें मदद करनी चाहिए। नॉजिक कहते हैं कि हम पुअर पीपल की मदद करें, लेकिन हमारा जो मदद है ये हमारे चैरिटी के अंदर आना चाहिए, हमारे स्वेच्छा से होना चाहिए। अपने इच्छा से हम अगर मदद करना चाहें तो हम इनकी मदद कर सकते हैं। ये चैरिटी हमारे बेनोवलेंस का, हमारे चैरिटी का, हमारे उदारता का ये हिस्सा होना चाहिए। पुअर पीपल का हेल्प टैक्सेशन के थ्रू कभी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सिटीजन्स पर टैक्स इंपोज करके
वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए सिटीजन्स पर टैक्स इम्पोज करना, रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं ये एक फोर्स्ड लेबर की तरह है, ये एक इंस्लेवमेंट की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। ये कैसा है? ये एक फोर्स्ड लेबर, एक इंस्लेवमेंट की तरह है, एक फोर्स्ड लेबर की तरह है। ओके, क्यों क्यों रॉबर्ट नॉजिक ये कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए सिटीजन के पैसे, उनके इनकम को टैक्स करना एक फोर्स्ड लेबर, एक इंस्लेवमेंट की तरह है? ऐसा क्यों कहते हैं रॉबर्ट नॉजिक? इस आर्गुमेंट को समझिए। देखिए, हमारा वेल्थ, हमारा इनकम, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। हम मेहनत से इसे अर्न करते हैं, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ओके, और हमारे इस प्रॉपर्टी पर किसी भी पर्सन का क्लेम बस एक कंडीशन पर हो सकता है। हमने देखा कि दो कंडीशन हमने देखे, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर। ओके, दो कंडीशन हमने देखा, जस्ट एक्विजिशन तो एप्लीकेबल नहीं है। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी पर किसी भी पर्सन का, किसी भी थर्ड पर्सन कंडीशन पर हो सकता है। एक कंडीशन है जिसके बेसिस पे कोई पर्सन हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है, जब हम खुद अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाए, तभी वो क्लेम कर सकता है। आप मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्लेम कब कर सकते हैं? जब मैं खुद अपने प्रॉपर्टी को आपके लिए ट्रांसफर कर दूं, आपके नाम में ट्रांसफर कर दूं, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जब मैं एग्री हो जाऊंगा, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स आप मेरे प्रॉपर्टी पर क्लेम तभी कर सकते हैं जब मैंने अपने प्रॉपर्टी को जस्टली लीगल प्रोसीजर के थ्रू आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया हो, तभी आप क्लेम कर सकते हैं मेरे प्रॉपर्टी पे। और कोई रास्ता नहीं है क्लेम करने का, और कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो। ओके, लेकिन जब गवर्नमेंट हमारे इनकम, हमारे वेल्थ को टैक्स करती है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर रही है। वो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को ले रही है। ओके, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे हमने मेहनत से एक्वायर किया है। लेकिन गवर्नमेंट का ये क्लेम, टैक्सेशन के माध्यम से जो गवर्नमेंट हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रही है, हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के दोनों प्रिंसिपल्स में से किसी प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है। जस्ट एक्विजिशन और जस्ट ट्रांसफर, इन दोनों में से किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। गवर्नमेंट का हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्लेम करना, टैक्सेशन के माध्यम से हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी के पार्ट को ले लेना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के दोनों प्रिंसिपल्स में से किसी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत नहीं आता है, किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जस्ट एक्विजिशन और जस्ट ट्रांसफर, किसी भी प्रिंसिपल को नहीं। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का हमारी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स हमारे वेल्थ के ऊपर क्लेम जो है वो जस्ट नहीं है, अनजस्ट है। और इसलिए नॉजिक कहते हैं कि टैक्सेशन अनजस्टिफाइड होती है। टैक्सेशन के माध्यम से गवर्नमेंट हमारे प्रॉपर्टी को एक अनजस्ट तरीके से एक्वायर करता है, इसलिए टैक्सेशन गलत है। यही नॉजिक के एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस का मेन आर्गुमेंट है। लेकिन एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल बात है जो आपको समझनी है। यहां पर नॉजिक उसी टैक्सेशन को गलत और अनजस्ट बता रहे हैं जिस टैक्सेशन के थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स रन किया जाता है, जिस टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करती है। ओके, जिस टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करना चाहती है, मतलब जहां गवर्नमेंट रिच को टैक्स कर रही है इसलिए ताकि रिच के पैसे को वो ले सके और पुअर को दे सके। ये जो टैक्सेशन हो रहा है, इस पर्पस के लिए जो टैक्सेशन हो रहा है, ये टैक्सेशन अनजस्ट है। वेलफेयर मेजर्स को प्रमोट करने के लिए जो टैक्सेशन होगा, इस टैक्सेशन को रॉबर्ट नॉजिक अनजस्ट कहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोगों को टैक्स करती है डिफेंस एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, डिफेंस पे पैसे खर्च करने के लिए, या सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देने के लिए, तो वहां पर इस काम के लिए जो टैक्सेशन होगा वो अनजस्ट नहीं होगा। ध्यान से आपको समझना है, हर तरह के टैक्सेशन को रॉबर्ट नॉजिक अनजस्ट नहीं कहते, सिर्फ उन्हीं टैक्सेशन को अनजस्ट कहते हैं जहां पर वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। दैट मींस रिच को टैक्स करके पुअर को दिया जाए, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए। ओके, क्योंकि बिना टैक्सेशन के गवर्नमेंट रन कैसे करेगा, ये भी तो बात है। गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर की जरूरत है, तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू ही निकालेगा ना। तो रॉबर्ट नॉजिक सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट है। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेशन, इसको रॉबर्ट नॉजिक
अनजस्ट कहते हैं। इसे रॉबर्ट नॉजिक एक फोर्स्ड लेबर और एनस्लेवमेंट कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि रॉबर्ट नॉजिक की ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आपको समझ में आई हो। तो रॉबर्ट नॉजिक के थियोरी ऑफ जस्टिस को हम समराइज करते हैं। देखिए, एंटाइटलमेंट, रॉबर्ट नॉजिक के एंटाइटलमेंट थियोरी ऑफ जस्टिस में 3 प्रिंसिपल्स हैं। रॉबर्ट नॉजिक मेनली 3 प्रिंसिपल्स देते हैं, तो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको याद रखना है। पहला प्रिंसिपल तो हमने देखा, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन। दूसरा प्रिंसिपल भी हमने देखा, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। इस प्रिंसिपल को खुद रॉबर्ट नॉजिक भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन वो इस प्रिंसिपल को अपने एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस में इंक्लूड करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक मेनली अपने पहले 2 प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, अपने तीसरे प्रिंसिपल में रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि अगर सोसाइटी में इनजस्टिस है तो हमें उस इनजस्टिस को करेक्ट करने की जरूरत है। इस प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट नॉजिक खुद इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वो खुद अपने थर्ड प्रिंसिपल को लेकर क्लियर नहीं है। यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक खुद जॉन रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम थर्ड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक मेनली फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर? तो ये थी रॉबर्ट नॉजिक की एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लिबर्टेरियन थिंकर आयन रैंड की तरफ। बहुत ब्रीफली इन्हें हम देखेंगे। रॉबर्ट नॉजिक की तरह आयन रैंड भी एक लिबर्टेरियन थिंकर है। रैशनल सेल्फिशनेस, लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअलिज्म और मॉरल कैपिटलिज्म, ये सभी आइडियाज आयन रैंड की फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। ओके, आयन रैंड अपने फिलॉसफी को ऑब्जेक्टिविज्म का नाम देती हैं। ऑब्जेक्टिविज्म, वो कहती हैं कि उनकी फिलॉसफी क्या है, ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी है। आयन रैंड की फिलॉसफी हमें मेनली उनके इन वर्क्स में मिलती है, द फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड। ये जो वर्क्स हैं ये नॉवल के फॉर्म में लिखी गई हैं, ये उपन्यास हैं। ओके, ये कोई एकेडमिक स्कॉलरली वर्क नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक की तरह, रॉबर्ट नॉजिक के एनार्की स्टेट यूटोपिया या जॉन रॉल्स के थियोरी ऑफ जस्टिस की तरह ये कोई स्कॉलरली वर्क नहीं है। ये नॉवल के फॉर्म में लिखी गई है। ओके, उपन्यास के फॉर्म में लिखी गई है। देखिए, आयन रैंड के ऑब्जेक्टिविज्म की फिलॉसफी को समझते हैं। तो आयन रैंड अपने फिलॉसफी को ऑब्जेक्टिविज्म कहती है। ऑब्जेक्टिविज्म के इस फिलॉसफी के द्वारा आयन रैंड कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करती हैं। आयन रैंड कहती हैं कि कैपिटलिज्म एक मॉरल सिस्टम है। कैपिटलिज्म क्या है? एक मॉरल सिस्टम है। आयन रैंड कैपिटलिज्म को एक मॉरल सिस्टम कहती है। यह इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि कैपिटलिज्म को मॉरल सिस्टम किसने कहा? आयन रैंड। आयन रैंड कैपिटलिज्म को एक मॉरल सिस्टम कहती है। ओके, और आयन रैंड कैपिटलिज्म को एक मॉरल सिस्टम इसलिए कहती है क्योंकि कैपिटलिज्म के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल मेहनत करके अपने मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। मतलब अगर आप कैपिटलिज्म के अंतर्गत मेहनत करते हैं तो आपको आपके मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट, बेनिफिट कैपिटलिज्म जरूर देगा। जितना मेहनत करेंगे उसका रिटर्न आपको कैपिटलिज्म जरूर देगा। इसलिए कैपिटलिज्म एक मॉरल सिस्टम है। ओके, इसलिए आयन रैंड कहती है कि कैपिटलिज्म एक मॉरल सिस्टम है। कैपिटलिज्म में हर इंडिविजुअल को उनके मेहनत के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलता है। कैपिटलिज्म आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग रिटर्न जरूर देगा। आप अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज्यादा रिच होंगे। कम मेहनत करेंगे तो कम सक्सेसफुल होंगे, कम रिच होंगे, लेकिन रिटर्न आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये आयन रैंड कहती है। इसलिए कैपिटलिज्म एक मॉरल सिस्टम है। लेकिन आयन रैंड ये कहती है फिर कि एक कैपिटल सिस्टम में वेलफेयर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब रिच को टैक्स करके पुअर को हेल्प करना, ये सभी गलत है। आयन रैंड के अकॉर्डिंग वेलफेयर स्टेट के मैकेनिज्म को, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम इमोरल कह सकते हैं, इमोरल सिस्टम कह सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट को आयन रैंड एक इमोरल सिस्टम कहती है। ओके, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिस को वो इमोरल कहती है। और ऐसा क्यों? इमोरल इसलिए क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं उनके इनकम को टैक्स करके, उनके वेल्थ को टैक्स करके हम जो अनप्रोडक्टिव लोग हैं उन्हें हेल्प करते हैं। जो काम नहीं करते, जो लेजी है, जो मेहनत नहीं करते, उन्हें हम हेल्प करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि हार्ड वर्किंग पीपल को आप टैक्स के थ्रू पेनलाइज कर रहे हैं, उन्हें पनिश कर रहे हैं। ओके, उनके हार्ड अर्न मनी को आप ले रहे हैं और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसे दे रहे हैं? जो अनप्रोडक्टिव पीपल हैं,
जो हार्ड वर्किंग नहीं है उन्हें आप एक रिवॉर्ड की तरह दे रहे हैं। तो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि हार्ड वर्किंग पीपल गेट पेनलाइज्ड एंड अनप्रोडक्टिव पीपल गेट रिवॉर्डेड थ्रू वेलफेयर स्कीम्स। तो हार्ड वर्किंग पीपल पनिश्ड हो जाते हैं और जो अनप्रोडक्टिव पीपल है उन्हें रिवॉर्ड मिलता है वेलफेयर स्कीम्स के रूप में। इसलिए वेलफेयर स्टेट और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो है वो इमोरल होता है, ये आयन रैंड कहती है। तो आयन रैंड से जुड़ी बस इतनी बातें हैं जो आपको समझनी है। उनके द्वारा लिखे गए जो 2 इंपॉर्टेंट वर्क है उन्हें आप याद कर लें। तो इस तरह हम आयन रैंड और रॉबर्ट नॉजिक के लिबर्टेरियनिज्म की फिलॉसफी को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों थिंकर्स समझ में आए हो। इस वीडियो में बस इतना ही।